So students, last time we started the chapter equilibrium. Okay, clear? Equilibrium कब अटेन होता है? जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, है ना? एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा हो, उस टाइम किसी भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में एक सिचुएशन अचीव हो जाती है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो भी बन चुकी होती हैं उस टाइम तक, वो अब उसके बाद कांस्टेंट लेवल पे आ जाती हैं। दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने लास्ट टाइम। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद इसी से बनेगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? इस लॉ ने क्या बताया था हमें? ओके, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है फॉर अ रिएक्शन लाइक दिस, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, ओके, ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, एंड दे आर रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है फॉर दिस रिएक्शन rate is directly proportional to concentration of A raised to power A, B raised to power B. मतलब the rate at which a substance react is proportional to its active mass. Active mass किसको बोल रहे हैं? जो मास आपने डाला हुआ है रिएक्शन रिएक्ट करवाने के लिए, active mass, and hence the rate of reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant. मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो जो कंसंट्रेशन है, उनकी वो कंसंट्रेशन रेज टू पावर उनका जो कोफिशिएंट बन रहा है रिएक्शन में, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, वेयर ये ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये ब्रैकेट में बी लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, ये आपके पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, यू विल गेट अ कांस्टेंट के। ओके, it is called as the velocity constant. ओके, तो यहां से डेफिनेशन एक और क्या बन सकती है लॉ ऑफ मास एक्शन की? द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताता है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड वाली केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जितने भी हैं रेज टू पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इसने ऑब्जर्व किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा हो, जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, उनका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1। ये ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, तो ऐसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए। ओके, बट हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने क्यों डिफाइन किया? हमें तो लेना देना नहीं था उससे कुछ, हम तो इक्विलिब्रियम से कंसर्न्ड हैं। बट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को डिराइव करने के लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना जरूरी है। कैसे जरूरी है? जैसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, और जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, बट प्रोडक्ट से तो हमें कुछ लेना देना नहीं होता लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट concentration of reactant A raised to power coefficient A into concentration of B raised to power coefficient B. This will be the rate of forward reaction. Okay, and backward reaction के केस में ये दोनों reactant है और ये product है, तो rate of backward reaction क्या बनेगा? Constant for backward reaction, ये Kb लिखने का मतलब है constant for backward reaction,
और यहाँ पे KF लिखने का मतलब है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। KB कंसंट्रेशन ऑफ x रेज टू पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ y रेज टू पावर y। ओके, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ये बना। और आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाते हैं। ओके, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा होता है उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। तभी तो कंसंट्रेशन ऑफ A B X और Y उसके बाद चेंज नहीं होंगी। एक बार जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसके बाद ना तो कोई रिएक्टेंट ना ही कोई प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो यहाँ से आपके पास यू नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम। देयरफॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, वो आपने पुट कर दी। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही, वो आपने यहाँ पुट कर दी। यहाँ से आपने KF बाय KB की रेशियो निकाली। KF क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और KB क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने KF बाय KB की रेशियो निकाली, आपने इसको नेम क्या दिया, एक न्यू कांस्टेंट, और इस न्यू कांस्टेंट को आपसे क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये किसके लिए आता है, किसी इक्विलिब्रियम डायरेक्शन के लिए आता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, KF बाय KB की रेशियो कैसे आएगी, KF KB को उधर लाके डिवाइड कर दो, ये जो बचा उसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू x रेज टू पावर x y रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर a b रेज टू पावर b। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और हर रिएक्शन के लिए एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जैसे मान लो इस रिएक्शन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं कहता हूँ K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.0 है, तो ये 4.0 ही रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है एट अ फिक्स टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये आपके पास आ गया। ओके, क्लियर। यहाँ से K इज इक्वल टू KF बाय K, जिसको हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया। यहाँ से हमने एक जनरल कैसे दिमाग में रख लेंगे कि ये कैसे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनकी रेशियो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो रेशियो होती है रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको सीधा सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और उनका कोफिशिएंट, दैट्स इट। ओके, क्लियर। इसमें मैंने प्रोडक्ट मैंने x और y माने थे और उनके कोफिशिएंट x और y थे, स्मॉल x स्मॉल y। ओके, और रिएक्टेंट मैंने A और B माने थे, उनके कोफिशिएंट स्मॉल a स्मॉल b। ओके, क्लियर। तो इसी को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया ना, इसी को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टडी किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स each raised to the power equal to the stoichiometric coefficient divided by the products of the molar concentration of reactant each raised to power equal to its stoichiometric coefficient is constant at constant temperature। okay, कि प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कोफिशिएंट ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और यही लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है, अगर आपके पास गैस फेस में रिएक्शन हो रहा हो, मतलब जो ये वाला रिएक्शन लिखा था ना हमने, ये वाला, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली ना, ये तो हमने कंसंट्रेशन की टर्म में निकाल दी वैल्यू K की, जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस ली हैं। ठीक है, तो इसको K भी लिख सकते हो, इसको KC भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू KC। KC का मतलब होता है जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं KC। बट अगर आपके पास गैस फेस में रिएक्शन हो, मतलब जितने भी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट थे और जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे गैसेस फेस में हो, तो गैसेस के लिए तो कंसंट्रेशन वाला यूजुअली हम यूज नहीं करते। गैसेस के लिए तो हम टर्म यूज करते हैं प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस A, प्रेशर ऑफ गैस B, प्रेशर ऑफ गैस X, प्रेशर ऑफ गैस Y, ऐसे यूज करेंगे ना हम टर्म्स, प्रेशर टर्म्स यूज करेंगे, जिनको पार्शियल प्रेशर भी बोला जाएगा, कि
जो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कितना है उसको बोलते हैं पीए, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कितना है उसको बोलेंगे पीबी, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स कितना है उसको बोलेंगे पीएक्स, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई कितना है उसको बोलेंगे पीवाई, है ना। ठीक है, तो फॉर गैस फेज रिएक्शन as in case of gases, pressure of a gas instead of concentration of gas is used। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, तब आपने जितने भी गैसेस प्रोडक्ट हैं उनके पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट हैं गैसेस उनके पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट, इसकी रेशो को करोगे तो वो भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बट उसको केपी बोलते हैं। कि आपने इस बार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है उसके केस में आपने, आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस थे इसलिए आपने केपी निकाला, जिसमें आपने पार्शियल प्रेशर्स यूज किए हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके आपने केपी निकाल दिया, रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। ओके, वो तो आपको पता ही है, ऐसे निकलता है केपी। ओके, इसको बोलते हैं केपी। ओके, केपी मतलब अगर आप किसी रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में एक्सप्रेशन निकाल दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दैट इज कॉल्ड एज द केपी। बट अगर कंसंट्रेशन की टर्म में निकाला है, मान लो आपने गैसेस वाला रिएक्शन ही है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में है ये भी गैस की फॉर्म में है, ठीक है, बट फिर भी आपने उसका कंसंट्रेशन की टर्म में, आपने किसी तरीके से कंसंट्रेशन मेजर कर ली थी पर आपने कंसंट्रेशन की टर्म में ही निकाला है एक्सप्रेशन, और इनकी रेशो निकाल के आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वैसे निकाला है कंसंट्रेशन के टर्म में, तब उसको केसी बोला जाता है। अगर प्रेशर यूज किए हैं तब उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोला जाता है। बस इतना का फर्क है। आगे है आपके पास, अगर किसी रिएक्शन के लिए केपी और केसी में रिलेशन निकालना हो कि केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो रिलेशन भी आपको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए। कि मान लो बाई चांस आपको किसी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या है वो दिया जाए और केपी की वैल्यू निकालने को बोला जाए, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट रिलेशन लगाओगे और केपी और केसी की वैल्यू निकाल लोगे। अब वो उसकी डेरिवेशन देखते हैं, ये डेरिवेशन है एक। ओके, डेरिवेशन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ये आपके पास कोई रिएक्शन है मान लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहे हैं हम, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। केसी विल बी, प्रोडक्ट कौन से हैं एक्स और वाई, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर कोएफिशिएंट एक्स, ये रहा जो उसका कोएफिशिएंट है रिएक्शन में, कंसंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू पावर कोएफिशिएंट वाई, ये रहा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट स्मॉल बी। तो यहां से केसी निकला है, ठीक है। केसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, यहाँ पे सी एक्स जो है, सी एक्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, मतलब आप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में एक्स डाल दो, इसका मतलब भी कंसंट्रेशन ही होता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, या सिंपल सी एक्स लिख दो, इसका मतलब भी यही होता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिमिलरली सी वाई और वाई ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाई। तो आप केसी का एक्सप्रेशन एक ये हो सकता है, या आप केसी को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है। ओके, आपकी चॉइस है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को सी एक्स लिखना चाहते हो कि एक्स डाल के ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट डालना चाहते हो, बट ज्यादातर ये मेथड चलता है। ओके, बट मान लेते हैं कि आपके पास ये जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे गैसेज हैं, तो इट मींस इस रिएक्शन के लिए केपी भी बन सकता है। तो वो केपी कैसे निकलता, अगर इस रिएक्शन के लिए केपी निकालते हैं तो केपी विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट कौन कौन है एक्स और वाई, उनका पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कितने रिएक्टेंट कौन से हैं ए और बी, उनका पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट, इन दोनों की रेशो निकाल के आपका केपी निकल जाता है। ओके, तो ऐसे निकलता आपका इस रिएक्शन के लिए केपी, और अगर केसी निकाल तो वो ये होता, उसके केस में आप कंसंट्रेशन यूज करते, बट आप तो केपी, केसी और केपी का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो। अब वो कैसे होगा एस्टेब्लिश, ठीक है, इफ गैसेस आर सपोज टू बी आइडल, आपने ये मान लिया कि जो कंडीशंस हैं आपने हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाली रखी हैं, जिसकी वजह से ये जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आपके पास
फिर गैस के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, जितनी भी गैसेज हैं एक्स वाई ए और बी, ये 4 गैसेज है ना आपके पास मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, क्योंकि इन्हीं के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा है। तो आप हर गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, यहां से एक्सप्रेशन क्या बनता है, इसको v को उधर डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, p इक्वल टू एन बाय वी आर टी। और ये जो n बाय वी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका ही है ना। तो हमने n बाय वी को क्या लिख दिया, c। व्हाट इज c हियर, c हियर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी बात कर रहे हो, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की। तो इट मींस प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में ऐसे आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, P इक्वल टू सी आर टी, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इसको लिखते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ये आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। ओके, ये आ गया आपके पास। तो यहां से इसी रिलेशन को आप ए के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ए के लिए अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। बी के लिए अप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। सिमिलरली एक्स और वाई के लिए भी ऐसे बन जाएगा। ओके, जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है, आपने सभी के लिए ये वाला रिलेशन लगा दिया, और प्रेशर, इस रिलेशन में प्रेशर और कंसंट्रेशन का रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो केपी की वैल्यू क्या थी, केपी इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई पी ए पी बी रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट, है ना। तो आपने px की वैल्यू अब आप क्या पुट कर दोगे, px की वैल्यू आपने कंसंट्रेशन के टर्म में क्या निकाल दी हुई है, cx rt, ठीक है। सिमिलरली py की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे px था, तो उसकी बजाय आपने क्या पुट कर दिया, px की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने। यहाँ पे py था, आपने उसकी जगह क्या पुट कर दिया, py की कंसंट्रेशन के टर्म में वैल्यू। सिमिलरली नीचे क्या था, pa, वहां पे आपने पुट क्या कर दिया, pa की वैल्यू इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये रही वो। और यहाँ पे था pb, वहां पे आपने क्या पुट कर दिया, pb की वैल्यू इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपने सभी के लिए ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओके, इसको अब सॉल्व किया जाए तो क्या बन जाएगा, ये x सभी की पावर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि सभी की होल पावर है। सिमिलरली यहाँ पे ये y इन सभी की पावर की फॉर्म में आ जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप देखोगे, सी एक्स बाय रेस्ट टू पावर एक्स, सी वाई रेस्ट टू पावर वाई, सी ए रेस्ट टू पावर ए, सी बी रेस्ट टू पावर बी इनटू आर टी, सभी में है, यहाँ पे आर टी की पावर एक्स है, यहाँ पे आर टी की पावर वाई है, यहाँ पे आर टी की पावर नीचे से ए है, यहाँ पे आर टी की पावर बी है। तो यहाँ से ओवरऑल अगर आप सॉल्व करोगे आर टी के लिए, तो आर टी की होल पावर क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे आर टी की पावर ये बनेगी आपके पास। और ये क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन याद आया, ये किसके लिए था, ये तो हमारे पास केसी लिखा हुआ है, तो इसको केसी पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो क्या बन गया, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। ओके, और एक्स प्लस वाई क्या है, रिएक्शन में एक्स और वाई पे का प्लस करने पे क्या आता है, एक्स का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, ये स्मॉल एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, ये, और ये स्मॉल वाई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। मतलब इन दोनों का जो सम है, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और ए प्लस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स है ना, ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और एक्स प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये वैल्यू पुट करने पे आपके पास क्या, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको होल हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट। तो ये रिलेशन आ गया आपका केपी और केसी का, कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ये आपके पास केपी और केसी में रिलेशन होता है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको केसी गिवन है और केपी निकालना है, तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। ओके, जैसे अगर मैं आपको रिएक्शन दूं एक ये वाली, वेट,
इसके लिए केपी और केसी का रिलेशन कैसा बनेगा देखना जरा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये वाला इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ये भी गैस है। तो इसके लिए केपी विल बी इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी गैसेस मोल है प्रोडक्ट में, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द रिएक्टेंट। ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट है कितना, अमोनिया, अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसेस स्टेट में है, नाइट्रोजन भी गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में है। नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1, कोएफिशिएंट ना होने का मतलब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, 4। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई इस रिएक्शन के लिए, -2। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या बन जाएगा, Kp इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, -2। बस अगर आपको Kc गिवन है तो Kc की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट है ये। ओके, R की वैल्यू पुट करो, T टेम्परेचर भी गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट करो, ऊपर होल पावर -2 है, ये हमने निकाल लिया हुआ है, ये रिएक्शन से निकलता होता है डेल्टा एनजी की वैल्यू। वहां से आप Kc की वैल्यू अगर गिवन हो वहां से Kp की वैल्यू निकाल लोगे, और वाइस वर्सा, अगर Kp की गिवन है तो Kc की निकाल लोगे। दैट्स इट। ये थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन स्वच्छ भारत अभियान कर देते हैं थोड़ा सा। डेल्टा एन जी 20 एंड बना Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर -2, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, -2। ओके, दैट्स इट। ऐसे दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले हो चुका है, बट वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम जो आपके पास रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा ना, K, जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट, इस रेशियो को बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं K के, उसको पढ़ना है। ओके, तो पहला कैरेक्टर है इसका, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू जो K की डिपेंड है वो किस पे करती है, टेम्परेचर के ऊपर। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट विच वी स्टार्ट और द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अप्रोच्ड। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड से अचीव करवाया जा सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मेन मोटिव होता है इक्विलिब्रियम अचीव करवाना, ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंप्लीट बनाना। ओके, तो इसलिए आप जिस मर्जी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अप्रोच करवाओ, जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू करवाओ, अगर मान लो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.0 है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो चाहे जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू कर लो, जो मर्जी कर लो, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.0 ही आनी है। ओके, चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन से शुरू करवाया हो आपने इक्विलिब्रियम, ओके, जिस मर्जी कंसंट्रेशन से। सेकंड पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने ये वाला रिएक्शन है आपके पास, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर। ये एस्टर है, इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप। शायद आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। ओके, हालांकि तब मैंने डिटेल में नहीं करवाया था इतना, हम सिर्फ इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन से हम ये कहते हैं कि आपके पास इथाइल एथेनॉइड बनता है और वाटर बनता है। अभी तक इतना ही रखो याद, ठीक है, क्लियर। बट कोई भी एसिडिक एसिड ले लो, कई सारे एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और कई सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एस्टर बनाते हैं और वाटर लूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम अचीव करवाता है।
और इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बनती है 4.0। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? वैसे केसी की वैल्यू निकली कैसे होगी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा, आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दो सर आवाज नहीं आ रही। तो स्टूडेंट सॉरी वॉइस लैग हो गया था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसी इक्वेशन को रिवर्स करके लिखो, रिवर्स करके लिखने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है उनको रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखो और ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। आप बोलोगे कि क्या हो गया सर, इक्विलिब्रियम तो सेम ही है। मैं भी कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम सेम ही है, पर थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। रिएक्शन को ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है कि आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर ग्रुप बनाते हैं, और उल्टा लिखने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को स्टडी कर रहे थे आप। हालांकि इक्विलिब्रियम सेम ही अचीव होगा अगर आप अचीव करवाओगे, बट इक्वेशन को रिवर्स लिखने से इक्विलिब्रियम का मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को स्टडी कर रहे हो, और इसका मतलब होता है आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपने इस इक्वेशन को उल्टा के लिखा है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो निकाल सकते हो? आप बोलोगे डेफिनेटली सर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4.0 है, तो इसके केस में क्या हुआ है? इसके केस में जब आप इसके केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे जिसको मैंने केसी डैश लिखा है, तो वो क्या बनेगा? उसके लिए प्रोडक्ट आपके पास ये दोनों है और रिएक्टेंट ये दोनों है। ओके, जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट थे वो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, जो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट थे वो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है वो क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए ये दोनों प्रोडक्ट हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो जब आपने वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो ये आएगी ना। और अगर मान लो आप 25 डिग्री सेल्सियस पे ही मेजर कर रहे हो, तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन का टोटली ऑपोजिट है, इनवर्स है। तो यहां से ये नहीं कंक्लूजन निकल के आती कि Kc डैश विल बी इक्वल टू 1/Kc। जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका इनवर्स होगा। तो ऑब्वियस है जो Kc की वैल्यू थी तो वो Kc डैश की वैल्यू उसकी इनवर्स होगी। तो Kc डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? Kc की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे? 4, क्योंकि वो तो चेंज होनी ही नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन के लिए वही रहनी है, चाहे जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू करो, जिस मर्जी डायरेक्शन से इस इक्विलिब्रियम को करवाना शुरू कर दो। ओके, बस आपने इक्वेशन ऐसे लिखनी है। उस बस आपने वैल्यू पुट करी, Kc की क्या बन गया? Kc डैश कम्स आउट टू बी 1/4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इट मींस किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए अगर आपके पास Kc की वैल्यू पता हो और और उससे रिवर्स वाला इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दिया जाए, उल्टा के लिख दिया जाए, उसके लिए जो Kc डैश नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द ओल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे ये लिखा हुआ। थर्ड पॉइंट, इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, अगर मान लो पूरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को 2 से डिवाइड हो कर दिया जाए, तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ ओल्ड के। जो पुरानी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था दैट इज के, नई जो इक्वेशन बनेगी, मतलब इक्वेशन में चेंज करने से जैसे जो था एच की वैल्यू में, वैसे इसमें के के एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास इक्विलिब्रियम है, हम कहते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है के। ओके, और आपने क्या किया? आपने हर कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करवा दी, जो कि हमने बोला है। तो उससे क्या होगा? उससे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश क्या बनेगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ओल्ड के। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसका प्रूफ देखो। इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे ऐसे लिखो, फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 के लिए ये वाली जो है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन क्या था, वैसे बनना था प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर उनके कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। बट जब आपने क्या किया, जब आपने 2 से डिवाइड किया हर कोफिशिएंट को, तब ये जो नई इक्वेशन बनी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, k डैश, दैट विल बी प्रोडक्ट, इसका कोफिशिएंट अब 1 है, रेज्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, उसका कोफिशिएंट क्या है, हाफ, और इस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, 3/2। ठीक, तो आप इसमें और इसमें रिलेशन निकाल पाओगे 1 और 2 में। ये k डैश है, नई इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k डैश है, ओल्ड इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k है। ओके, तो आप इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐसा करोगे ना इक्वेशन, आप देखोगे कि ये जो k डैश होगा, क्लियर, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड साइड में है, और इसमें जो राइट, इसके जो राइट हैंड साइड में है k के, अगर इसका अंडर रूट कर दें दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़ टू पावर n2 रेज़ टू पावर हाफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3/2। और ये क्या बन रहा है, ये k डैश नहीं है, इसका अंडर रूट करके k डैश ही बन रहा है। इट मींस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली जो है और इक्वेशन 2, इससे आपके पास क्या निकल के आता है कि नई रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ k। ठीक, और इससे हम एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर देते हैं कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, n डिजिट से, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, k डैश विल बी ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज़ टू पावर n, जो आपने n मल्टीप्लाई किया होगा। क्योंकि देखो, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे सभी कोफिशिएंट्स को पुराने का अंडर रूट हुआ है। अगर इसको हाफ से ना मल्टीप्लाई करके मान लो किसी n से करते, जैसे यहाँ पे आगे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आप इसी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते, सभी को डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा k डैश, दैट विल बी k स्क्वायर, पुराने का स्क्वायर हो गया। मतलब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाली के उतने ही पावर रेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो तभी यहाँ पे जो k डैश था दैट कम्स आउट टू बी k रेज़ टू पावर हाफ, और k रेज़ टू पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट k। ओके, उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज रिटन इन द 2 स्टेप्स। मान लो आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन k है, इसको आप तोड़ के कर दो, 2 स्टेप्स में तोड़ दो। कई रिएक्शन एक्चुअल में 2 स्टेप में टूट जाते हैं। ओके, इस इक्वेशन को आप 2 स्टेप में तोड़ दिया आपने, एक ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप। ओके, क्लियर, इन दोनों का सम करोगे यही बनेगा, जैसे हेस लॉ में करते हैं। तो आपने इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इन 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन में तोड़ दिया। ठीक, तो इन 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का जो कांस्टेंट बनेगा, जैसे इसके लिए जो बना उसको लिखा k1, इसके लिए जो बना उसको लिखा k2। ओके, और ये वाली जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बना, k, उसका एक्सप्रेशन ये है। ओके, इनके लिए जो बना उनका एक्सप्रेशन ये है। तो आप देखोगे k1 में जो ये है इसकी राइट हैंड साइड और k2 की जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे k की राइट हैंड साइड बन रही है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि k1 इंटू k को मल्टीप्लाई करने पे k का एक्सप्रेशन बन रहा है, इट मींस वो k ही बन रहा है। इट मींस k1 इंटू k2 इज इक्वल टू k। मतलब अगर आप किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को 2 स्टेप में डिवाइड करते हो तो उन दोनों स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। यही लिखा था मैंने। ओके, बट आपने इसी इक्वेशन को एक में ना बांट, 2 स्टेप में ना बांट के 4 स्टेप में, 8 स्टेप में बांटा होता, 8 स्टेप में लिखा होता, अगर आपने n स्टेप्स में डिवाइड किया होता, तो हर स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आता, सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे n नंबर ऑफ स्टेप्स के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आता है। ओके, ये मैंने एक तरह की समरी सी दी हुई है। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है
द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है जो के की वैल्यू को इफेक्ट करता है। किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर ओनली। ओके, तो इट मींस टेम्परेचर के अलावा कोई फैक्टर नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इफेक्ट कर सकती। तो इसलिए अगर आप कैटलिस्ट भी ऐड करते हो तो उससे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जितनी ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। दोनों का रेट इक्वल स्पीड से बढ़ जाएगा तो दोनों इक्वली बढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम तो वही रहा, फिर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन आनी है वो तो वही आनी है। ओके, सो दीज वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे इसी कंसेप्ट के, और आगे थोड़े से और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।